आज प्रयागराज दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 7,000 करोड़ रुपए के नए रोड और कॉरिडोर प्रोजेक्ट होंगे लॉन्च। यूपी के जिले में आज बंद रहेंगे स्कूल। 8वीं तक के बच्चों की बल्ले बल्ले। किसान आंदोलन को राकेश टिकैत का सपोर्ट। 13 दिसंबर यानी कि आज खनौरी बॉर्डर जाएंगे राकेश टिकैत। दिल्ली की महिलाओं को आपने दी सौगात। हर महीने खाते में आएंगे 1,000। 13 दिसंबर से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र को कल मिलेंगे नए मंत्री। अजीत पवार ने दिया सबसे बड़ा अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। वो प्रयागराज जाएंगे और दोपहर करीब 12:15 पर संगम नोज पर पूजा और दर्शन करेंगे। पीएम दोपहर 12:40 पर अक्षय वट वृक्ष की पूजा करेंगे। पूजा के बाद पीएम मोदी हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर करीब 1:30 पर वो महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण करेंगे। इसके बाद करीब 2 बजे वो प्रयागराज में 6,670 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और प्रयागराज में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 10 नए रोड, ओवरब्रिज या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवरफ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी गंगा नदी तक जाने वाले छोटे नालों के अवरोधन, टैपिंग, डायवर्जन और ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे, जो नदी में अनुपचारित पानी के शून्य निर्वहन को सुनिश्चित करेगा। वो पेयजल और बिजली से संबंधित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी प्रमुख मंदिर गलियारों का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, रंगरेजपुर धाम गलियारा शामिल है। ये परियोजनाएं भक्तों तक पहुंच में आसानी सुनिश्चित करेंगी और आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी कुंभ सहायक चैटबॉट में भी लॉन्च करेंगे और जो कुंभ मेला 2025 पर भक्तों को अपडेट देने के संबंध में भी विस्तारित सूचना प्रदान करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने आज कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद रखने के संबंध में आदेश जारी किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के अनुसार प्रयागराज जिले के सभी माध्यमों के कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं की गतिविधियां जारी रहेंगी। बीएसए ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। पीएम मोदी आज प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की शुरुआत के लिए विशेष दौरे पर आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम का समय हो चुका है। वहीं दोपहर 3:30 तक कार्यक्रम निर्धारित है। इस दौरान शहर में यातायात प्रबंधन और सुरक्षा के चलते ये निर्णय लिया गया है। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में अब बाकी किसान संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने जा रही है। भारतीय किसान यूनियन ने खनौरी बॉर्डर पर चल रहे इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से आंदोलन को एक नया मोड़ मिल सकता है, क्योंकि अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा और इसके घटक किसान संगठन इस आंदोलन से दूर रहे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वे शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलेंगे। यह मुलाकात अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें बीकेयू लाखोवाल के प्रमुख हरेंद्र सिंह लाखोवाल और बीकेयू हरियाणा के अध्यक्ष रतन मान के साथ साथ और भी किसान जत्थों के नेता शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून पारित किए थे, तब देश भर में किसानों ने एकता दिखाते हुए इन काले कानूनों का विरोध किया था। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर को घेरकर 13 महीने तक चले इस आंदोलन के चलते सरकार को इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। उस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा और
सभी किसान जत्थेबंदियों ने अहम भूमिका निभाई थी, जिससे ये आंदोलन सफल हुआ था। हालांकि एमएसपी की गारंटी को लेकर अभी भी किसानों की मांगें अधूरी और इसी वजह से वे आंदोलन कर रहे हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की आवाज अब और भी मुखर होने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि राकेश टिकैत और अन्य किसान नेता इस आंदोलन में शामिल होकर इसे और भी मजबूत बनाएंगे। इससे आंदोलन को एक नया बल मिलेगा और किसान संगठनों की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि इससे किसानों के मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान और ज्यादा आकर्षित होगा। हालांकि आज खनौरी बॉर्डर पर राकेश टिकैत जाएंगे और राकेश टिकैत के इस दौरे के बाद ये माना जा रहा है कि स्थितियां थोड़ी सी बदल सकती हैं और कहीं ना कहीं किसानों का ये जो आंदोलन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहा है, इसको लेकर के लगातार अपडेट भी सामने आ रहे हैं। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर के राकेश टिकैत मजबूती से सामने आ रहे हैं, रतनमान के साथ साथ और भी किसान जत्थों के नेता शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून पारित किए थे, तब देश भर के किसानों ने एकता दिखाते हुए इन काले कानूनों का विरोध किया था। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर को घेर कर 13 महीने तक चले इस आंदोलन के चलते सरकार को इन कानून को वापस भी लेना पड़ा था। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुक करते हैं, जहां आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। विधानसभा चुनाव होने से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन किस चीज का शुरू है। दरअसल पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में जानकारी दी है। दिल्ली की महिलाओं से पार्टी ने एक वादा किया था। इसके तहत आज महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई थी। आज कैबिनेट में इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में इसका ऐलान किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए जमा किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने तो यह भी कहा कि चुनाव के बाद महिलाओं को 1,000 नहीं बल्कि 2,100 रुपए दिए जाएंगे। महिला सम्मान योजना के बारे में जानकारी देते हुए अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस योजना के लिए 13 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि आज मैं दिल्ली की माताओं और बहनों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं कर रहा हूं। हमने ये वादा किया था कि हम महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डालेंगे और कैबिनेट ने इसे मंजूर कर दिया। इसके लिए महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उनके खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि हम अप्रैल में ही इसे शुरू करने वाले थे, लेकिन मुझे गलत केस में जेल भेज दिया गया। 6-7 महीने जेल में रहा और बाहर आने के बाद इस स्कीम को लागू करने की कोशिश में लगा हुआ था और आज ये लागू हो गई। इस योजना में सरकार का खर्चा नहीं होगा बल्कि बरकत होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी जानकारी साझा की है। बताया जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रवास के दौरान संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी। राज्य शासन में मंत्रियों को 2 पद रिक्त थे। मंत्री पद को लेकर उत्साहित भाजपा विधायकों का कहना है कि 11 दिसंबर की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल आयोग बोर्ड में नियुक्ति का निर्णय हो सकता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में मुहर भी लग सकती है, क्योंकि 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने की भी संभावना है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां अमित शाह केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आए। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्री 13 दिसंबर यानी कि आज बस्तर संभाग में चल रहे संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। इस दौरान वे नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगे। सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। बस्तर में इस अभियान
अभियान को लेकर विशेष तैयारी चल रही है और इस साल नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली से बस्तर पहुंचे सांसद महेश कश्यप का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री के बस्तर प्रवास को देखते हुए तैयारी शुरू हो चुकी है। बस्तर ओलंपिक के समापन में शामिल होने के साथ गृह मंत्री बस्तर में तैनात सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ के पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि नक्सलियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सरकार तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे। बस्तर सांसद महेश कश्यप से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अपने 2 दिवसीय प्रवास पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और प्रवास के पहले दिन जगदलपुर में आयोजित संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे और यहां छात्रों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि जिस तरह से गृह मंत्री ने साल 2026 मार्च तक बस्तर को नक्सलवाद मुक्त करने का लक्ष्य तय किया, इसके लिए बैठक भी रखी गई है। प्रदेश के तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। सांसद ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के प्रवास को देखते हुए अभी से तैयारियां पूरी तरीके से अब आखिरी रूप में पहुंच चुकी हैं। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां मध्य प्रदेश सरकार को आज 1 साल पूरा हो रहा है। उससे एक दिन पहले यानी कि कल 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने मिंटो हॉल में कहा कि आज 7 नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे आए हैं। इनमें 6 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ये कुशल संगठन का नतीजा है। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके संसाधनों का पूरा उपयोग होना चाहिए। इनमें जल राशि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पहले लोग सोचते थे कि ये सब कैसे संभव, लेकिन हमने कर दिखाया। हम केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू करने जा रहे हैं। लंबे समय से इस पर काम चल रहा था। सीएम यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी इस परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इससे प्रदेश के 11 जिले लाभान्वित होंगे। 10 लाख हेक्टेयर खेती में सिंचाई होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी। 25 दिसंबर को दोपहर 1 बजे छतरपुर में पीएम मोदी के आतिथ्य में ये कार्यक्रम होगा। इसके साथ काली सिंध, पर्वती और चंबल को जोड़ने का काम भी जल्द शुरू होगा। मैंने खुद जाकर पीएम मोदी और राजस्थान के सीएम से मुलाकात की, इस पर सहमति बन गई। इस बार बारिश के पानी को स्टोर किया है, उसे पूरे साल शिप्रा में लाया जाएगा ताकि कुंभ में आने वाले साधु संत शिप्रा के जल से स्नान कर सके। इसके पहले होने वाले कुंभ में गंभीर नदी और नर्मदा से जल लाकर शिप्रा में डाला जाता था। 2025 अपने आप में बहुत ही खास होने वाला है। दिल्ली में 2025 की फरवरी में विधानसभा चुनाव होना है। इसकी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मतदाता सूची में संशोधन अभियान और चुनाव से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में चुनाव फरवरी माह के पहले या दूसरे सप्ताह में मतदान हो सकता है। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक बयान आना बाकी है। वहीं दिल्ली में वोटरों के नाम कटने पर सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि दिल्ली में वोटर्स के नाम एक षड्यंत्र के तहत हटाए गए। अपने पत्र में केजरीवाल ने आपके प्रतिनिधिमंडल को दिए गए आश्वासन का भी जिक्र किया है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुद इसकी पुष्टि की, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दूसरा मंत्रिमंडल कैसा होगा, इसकी भनक किसी को नहीं लग पा रही। यही वजह है कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक सस्पेंस बना हुआ। महायुति की पिछली सरकार में कुल 28 मंत्री थी, इसमें 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम थे। ऐसे में मंत्रिमंडल में फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार के अलावा 25 और चेहरे थे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी के करीब 20 विधायक को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। ऐसा होता है तो बीजेपी पुराने 10 चेहरों को रिपीट करते हुए भी 10 नए चेहरे जोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल डिप्टी और एकनाथ शिंदे की है। वैसे अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करेंगे। दिल्ली दौरे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के अन्य नेताओं से मुलाकात की, तो वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी गृह मंत्री अमित शाह से पार्टी के नेताओं और पत्नी सुनेत्रा के साथ संसद में ही मुलाकात की। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के लिए अभी जिस फॉर्मूले की चर्चा है उसके अनुसार 50:30:20 का रेशियो फिक्स किया जा रहा है, यानी कि मंत्रिमंडल में आधी भागीदारी बीजेपी की, आधे में शिवसेना और एनसीपी होंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी को 20 से 21 और शिवसेना को 10 से 12 मंत्री मिल सकते हैं। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को 10 मंत्री पद मिल सकते हैं।
अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां दिल्ली में आज सुबह तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ये दिल्ली की इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह थी। ये लगातार दूसरा दिन है जब राष्ट्रीय राजधानी का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा है। तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि शहर का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ठंडी हवाओं ने अन्य राज्यों को भी प्रभावित किया, जिनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्य शामिल हैं। दिल्ली के कई इलाकों में कोहरे की हल्की चादर छाई रही और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तर भारत के पहाड़ी शहर शिमला में भी ताजा बर्फबारी के बाद शीतलहर ने अपना कहर बरपाया। भारतीय मौसम विभाग के हवाले से बताया जा रहा है कि 1987 के बाद ये दिसंबर पहली बार है जब दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान 6 दिसंबर 1987 को 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं होगा। अगले 2 दिनों में पूर्वी भारत के न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। पश्चिम भारत के न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की भी उम्मीद है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।